श्री गणेशाय नमः। मित्रों, ज्योतिष दर्शन बीएसएस चैनल के माध्यम से ज्योतिष विद्या सीखें में आज आपको हम बताते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में अन्य राजयोग का ये तीसरा भाग है। पहले भाग में हमने आपको बताया था कि सूर्य और चंद्रमा का योग बन जाए, और चूँकि चंद्रमा जो है चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। अब एक केंद्र का स्वामी दूसरा त्रिकोण का स्वामी है, और केंद्र और त्रिकोण के स्वामी का आपस में यदि स्थान परिवर्तन हो जाए, अर्थात चंद्रमा सूर्य के घर में बैठ जाए और सूर्य चंद्रमा के घर में बैठ जाए, तो ये राजयोग माना जाता है। दूसरा हमने बताया था कि शुक्र द्वितीय भाव और सप्तम भाव का स्वामी होकर के यह मारक होता है और प्रबल मारक होता है। ऐसी स्थिति में हमेशा यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह मार ही डालेगा। और इसके पश्चात हमने आपको बताया था कि मेष लग्न वाले व्यक्ति कि बृहस्पति नवें और 12वें घर का मालिक हो जाने के कारण, नवें और 12वें भाव का मालिक होने के बाद यह दसम भाव में यदि बैठ जाए तो ऐसा बृहस्पति जो होता है वह मारक हो सकता है। इसके पश्चात एक हमने राजयोग और बताया था कि मेष लग्न की कुंडली में चूंकि ये मेष राशि का स्वामी कौन है? मंगल है, और मंगल यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो यह अपनी महादशा में यह एक राजयोग होता है, और ये मंगल अपनी महादशा में अभ्युदय आदि आपको राजयोग देता है, और इसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसके पश्चात हमने बताया था कि मेष लग्न हो और बृहस्पति एकादश भाव में हो तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? अवयोग होता है। अर्थात योग का अर्थ है अच्छा फल करने वाला और अवयोग का अर्थ है अच्छा फल नहीं करने वाला, अर्थात यह जीवन में आपको हमेशा कष्ट देने वाली स्थिति पैदा करता है। फिर और राजयोग बताए कि मेष लग्न हो और मंगल तथा शुक्र तुला राशि में बैठे हों। ऐसा व्यक्ति जो होता है वह व्यक्ति अपने बाहुबल से अपने भाग्य की वृद्धि करता है और कुछ धन कमाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह उत्तम योग है, परंतु बहुत अधिक धन दिलाने वाला योग नहीं है। कौन कौन से? मंगल और शुक्र दोनों जब सप्तम भाव में बैठे हों। तथा एक राजयोग हमने और बताया था कि मेष लग्न की कुंडली हो और सूर्य लग्न में ही बैठा हो और कर्क राशि का चंद्रमा चौथे घर में बैठा हो तो यह निश्चय ही राजयोग है। और ऐसा व्यक्ति घर, मकान, जमीन, जायदाद आदि का मालिक होता है। अच्छी अच्छी गाड़ियां होती हैं इसके पास में, और यह राजयोग कभी जीवन में दुख देखने को नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में जिसके सूर्य मेष लग्न का या मेष राशि का सूर्य लग्न में बैठा हो और स्वराशिस्थ होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा हो, तो ऐसे योग हमने आपको बताए। अब आपको इसी मेष लग्न के जो तीसरा भाग है, इस तीसरे भाग में हम आपको बताते हैं कि मेष लग्न की कुंडली हो और शनि केंद्र का स्वामी है और बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी है। तो जब कभी शनि और बृहस्पति दोनों की स्थिति यहां पर स्थान परिवर्तन की हो जाए जैसे, तो यह सूत्र कहता है कि केंद्र प्लस त्रिकोण के स्वामी का स्थान परिवर्तन राजयोग देता है। अब ऐसी स्थिति में हम इस कुंडली में देख रहे हैं कि मेष लग्न की कुंडली है और बृहस्पति नवम भाव अर्थात धर्मेश कर्म भाव में और कर्मेश धर्म भाव में बैठे हैं। तात्पर्य क्या हुआ कि यह राजयोग बन गया, परंतु यह राजयोग अपने आप में
पूर्ण नहीं है। कारण यह है, देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को कुंडली देखने का एक बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। यह राजयोग है, लेकिन यह राजयोग कैसा राजयोग है यह मैं आपको बताता हूं। कि यहां शनि जो है वो 10 मेष हैं और बृहस्पति 9 मेष हैं। अब ऐसी स्थिति में दोनों के स्वामी का प्रबल राजयोग माना जाता है। अगर दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ जाएं तो यह प्रबल राजयोग माना जाता है और इससे बड़ा राजयोग कोई हो ही नहीं सकता। तब शनि और बृहस्पति का यह योग बहुत अच्छा क्यों नहीं माना गया है, इसका कारण आप जान लीजिए। इसका कारण है शनि 10वें और 11वें भाव दोनों का स्वामी है और बृहस्पति 9वें भाव का और 12वें भाव का दोनों का स्वामी है। अब शनि की बात हम करें तो शनि 10वां भाव शुभ है और एकादश भाव जो है वह अशुभ भाव माना जाता है। उसी तरह से बृहस्पति यह अत्यंत शुभ भाव है और यह अत्यंत अशुभ भाव है। तो दोनों ग्रह जो होंगे वो एक एक राशि उनकी शुभ है, दूसरी राशि जो है वो अशुभ भाव में चली गई है। इस कारण से इन भावों में बैठे हुए इन दोनों ग्रहों का जो राजयोग बना वह राजयोग पूर्ण नहीं है। अब हम आपको इसमें दूसरा एक राजयोग बताते हैं, शुक्र अर्थात द्वितीयेश या इसे हम कहते हैं धनेश। यह धन का देवता है आपके। और मेष लग्न की कुंडली हो और धनेश जब द्वादश भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में यह एक राजयोग बनाता है। अब सबसे बड़ी समस्या कहते हैं कि यदि द्वितीयेश द्वादश भाव में बैठ जाए तो क्या होता है, यह एक अशुभ माना जाता है, अर्थात इसका फल अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन मेष लग्न की कुंडली में द्वितीयेश यदि द्वादश भाव में जाकर बैठ जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। शुक्र कहते हैं कि तीसरे में, छठवें में, 8वें में और 12वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह जाकर शून्य हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में कहा जाए कि ये शुक्र जो है शुभ ग्रह है, ये शून्य हो जाना चाहिए, परंतु नहीं। मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है। अब शुक्र जब ये उच्च का हो गया तो द्वादश भाव किन किन चीजों का कारक है? यह भाव शयन का होता है, सुख भोग आदि का होता है और यह भाव जो होता है यह शुक्र का उच्च का भाव है। मीन राशि में शुक्र जो होता है उच्च का होता है। अब यदि हम देखें तो 12वां घर जो है वो शयन और भोग का है और ऐसी स्थिति में शुक्र इस घर में विशेष प्रसन्न होते हैं। इसलिए ऐसा जातक जो होता है वह विदेश भ्रमण भी करता है। यदि इसमें राहु की दृष्टि पड़ जाए या राहु इसके साथ हो जाए तो वह व्यक्ति जो है वो विदेश भ्रमण अवश्य करता है। और यह जो भाव है द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में बैठ जाए तो वह जीवन भर धन का नाश करता है। लेकिन इन पूरे 12 लग्नों में यह जो लग्न है मेष लग्न में शुक्र द्वादश भाव में बैठा हो द्वितीय भाव का स्वामी होकर, तो यह एक अपवाद है। अर्थात इस तरह की घटनाओं में यह एक अलग घटना है। तो इसलिए यह भी एक राजयोग हुआ कि मेष लग्न की कुंडली में धनेश द्वादश भाव में बैठ जाए
तो यह धन का नाश नहीं, धन को बढ़ाता है। अब मित्रों, इसी में मैं आपको तीसरे राजयोग की बात करता हूँ। तीसरे राजयोग की बात यह है कि मेष लग्न हो और मंगल तथा शुक्र का योग हो जाए, चाहे मंगल और शुक्र यहाँ बैठ जाए, चाहे मंगल और शुक्र यहाँ बैठ जाए। अब दोनों यदि एक साथ बैठ जाएं तो यह अच्छा भी है और खराब भी है। यह दोनों अगर एक साथ बैठ जाएं तो लग्नेश और धनेश का योग हमेशा उत्तम माना जाता है और इस कारण धन के लिए योग यह उत्तम रहेगा। अब यह है लग्नेश अर्थात मंगल और धनेश अर्थात शुक्र, दोनों यदि चाहे इस घर में बैठ जाएं चाहे इस घर में बैठ जाएं तो यह धन देने वाले, दोनों ग्रह धन देने वाले हैं, परंतु यह अच्छा भी माना जाएगा और खराब भी माना जाएगा। अब अच्छा क्यों माना जाएगा? अच्छा इसलिए है कि लग्नेश और धनेश दोनों जो हैं उत्तम योग बना रहे हैं और इस कारण धन के लिए यह अच्छा योग है। द्वितीय भाव से धन प्राप्त होता है, इसका कारक प्रभाव होता है। किंतु साथ ही सप्तमेश और अष्टमेश का संबंध होने के कारण यह मारक प्रभाव भी देता है, इसलिए कहा गया है कि यह अच्छा भी फल देता है और खराब फल भी देता है। इसके पश्चात मित्रों, अभी हमने बात किया धनेश और लग्नेश की। यह भी एक राजयोग है, लेकिन यह राजयोग जो होता है ये अच्छा भी राजयोग है और खराब भी राजयोग है। अब हम चौथे की बात करते हैं, धन भाव में। धन भाव में मंगल अर्थात लग्न का स्वामी, दूसरा शुक्र अर्थात धन का स्वामी और तीसरा यह है भाग्य का स्वामी। अब यदि ये तीनों मंगल लग्नेश हैं, शुक्र क्या है? धनेश है और बृहस्पति क्या है? ये भाग्येश है, यानी आपके भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि ये तीनों ग्रह द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति में भी प्रबल राजयोग देता है और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा गाड़ी, बंगला और अन्य तरह की जो उपयोग करने की सामग्रियां हैं उसको स्वतः प्राप्त होती चली जाती हैं। मेष लग्न की कुंडली में जब भी कभी द्वितीय भाव में मंगल, शुक्र और गुरु होंगे तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी किसी तरह की बाधाएं प्राप्त नहीं होंगी। तो मित्रों, हमने आपको आज 4 तरह के राजयोगों का वर्णन किया है। अब हम आपको एक 5वां राजयोग और बताते हैं। 5वां राजयोग है चतुर्थ भाव से संबंधित। यह चतुर्थ भाव से संबंधित है और यह राजयोग है क्या कि मेष लग्न की कुंडली है और मंगल और बृहस्पति दोनों एक साथ चौथे भाव में बैठ जाएं तो निश्चय ही यह राजयोग देने वाला है। और यहां यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चतुर्थ में कर्क राशि होने के कारण यद्यपि मंगल नीच राशि का हो जाता है किंतु बृहस्पति जो होता है वो उच्च राशि का होता है और साथ में बैठने से, मतलब बृहस्पति के साथ में बैठने से मंगल का नीचत्व का दोष जाता रहता है, अर्थात खत्म हो जाता है। और चूंकि यह लग्नेश भी है तो लग्नेश होकर के अपने नीच भाव में बैठ जाने पर बृहस्पति के साथ में होने के कारण इसका मंगल का जो नीच का भाव दोष होता है वह दोष समाप्त हो जाता है। और लग्नेश नवमेश दोनों एक साथ बैठकर जब दशम को देखते हैं
इस कारण केंद्र में दोनों की स्थिति होने से योग कारकता होती है। और मित्रों, इसी तरह के हम और योगों के बारे में आपको बताएंगे। इसी मेष लग्न की कुंडली में अन्य राजयोग भाग 4 में, यह 3 है और भाग 4 में हम आपको अन्य राजयोगों के बारे में बताएंगे और बेहतर तरीके से आप कुंडली को देखने जानने की क्षमता आप में आना प्रारंभ हो जाएगी। मित्रों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री मन्नारायण।